तो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैंने यहाँ पे चालू की हुई है, जिसके 7 पार्ट्स मैं पहले ही यहाँ पे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ और ये मेरा आज 8th पार्ट है। ठीक है, इससे पहले के 7 पार्ट में अप्रोक्स हम 150 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू देख चुके हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो अकाउंटेंट का हो, लेखा लिपिक का हो या कॉमर्शियलिटी से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप जाके चैनल पे वो आपके सारे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है अकाउंटिंग एमसीक्यू करके, तो उस पर आप सारे जो है 1 बाय 1 वो सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। और आई होप कि आपको इससे एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चंस आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो हैं, और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा नहीं जिसमें कि आपके ईजी बहुत ईजी हो। ठीक है, उसको करवा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो आप कर लेंगे लेकिन वो एग्ज़ाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बहुत सारे चैनल आपके ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे कि जिसमें आपके 10 बाई 10 या 15 आउट ऑफ 15 आपके निकल आएंगे आंसर, लेकिन उसका यूज कुछ नहीं है। वो एग्ज़ाम्स में आपको कहीं पूछे नहीं जाते, वो बस ऐसे ही आपको मोटिवेट करने के लिए, चैनल पे बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जेन्युइन क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑडिटिंग के ज़्यादातर क्वेश्चन आज इसमें हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑडिट अडोप्टेड बाई बैंकिंग कंपनी इज। यहाँ पे मैंने आंसर नहीं डाले हुए हैं, आप आंसर मेरे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आंसर को सोच सकते हैं और उसके बाद जाके आप अपने आंसर को टैली कर लें। तो ऑडिट जो है अलग अलग तरह का किया जाता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, कंटिन्यूस ऑडिट होता है, इंटरिम ऑडिट होता है, ठीक है, पीरियोडिक ऑडिट होता है। तो अलग अलग तरह का यहाँ पे ऑडिट किया जाता है। तो बैंकिंग कंपनी के लिए कौन सा ऑडिट होता है? बैंकिंग कंपनी करती है यहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है, अब कंटिन्यूस ऑडिट होता क्या है? कंटिन्यूस ऑडिट में बेसिकली ये रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, और रेगुलर बेसिस पे, और इसमें इस ऑडिट को करने के लिए इसका एक फीचर है कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी ऑडिट विधि है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा ऑडिट होता है कॉन्टीन्यूस ऑडिट। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि अलग अलग टाइप के मशीन्स है ना, जो हमारे पास न्यू लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका यूज यहाँ पे किया जाता है। डेली जो हमारे बैंकिंग सेक्टर में जो हमारे जो ट्रांजेक्शन्स ओमिट हो गए हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो छूट जाती है, तो उनको यहाँ पे सिक्योर करने के लिए कंटिन्यूस ऑडिट किया जाता है। पीरियोडिक ऑडिट क्या होता है? पीरियोडिक ऑडिट हमारा रहता है एक फिक्स पीरियड टाइम के बाद, जैसे 6 मंथ्स के बाद, ठीक है, 1 ईयर के बाद, तो वो हमारा पीरियोडिक हो गया। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप का ऑडिट और होता है। इंटरनल ऑडिट में बेसिकली हम क्या करते हैं? नॉन फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल ऑडिट इन द सेंस कि अलग अलग तरह का है, इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है उसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। बेसिकली ये हमारे जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको इंटरनल ऑडिट किया कहा जाता है। और एक्सटर्नल ऑडिट हमारा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना, ठीक है, वाउचर्स को देखना। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो ऑडिट होता है उसको एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल वे में हम जिस ऑडिट को समझते हैं वो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट होता है। और बैलेंस शीट ऑडिट हमारा एक्सटर्नल ऑडिट में ही आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमारा ऑडिटर चेक करता है और अपने यहाँ पे रिपोर्ट देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टीन्यूस ऑडिट। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीन ऑफ कंपनी ऑडिटर। सबसे पहले तो समझना है लीन माने होता है राइट। ठीक है, जिस पे 100% राइट ऑडिटर का रहता है, वो कौन सी यहाँ पे रिपोर्ट होती है? पहली है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, सेकंड है बाउचर ऑफ द कंपनी, थर्ड है ऑडिटर्स वर्किंग पेपर, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये फर्स्ट वाला बुक्स अकाउंटिंग ऑफ द कंपनी, ये तो कंपनी का अपना अधिकार है। बाउचर्स भी कंपनी खुद प्रिपेयर करती है, तो इस पर कंपनी का पूरी तरीके से वो है। लेकिन थर्ड ऑडिटर्स वर्किंग पेपर जो है वो ये ऑडिटर का लीन इस पर रहता है पूरा का पूरा। तो ये क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑडिटर्स वर्किंग पेपर, क्योंकि इसको सिर्फ ऑडिटर ही चेक देख सकता है, क्योंकि जो वर्किंग पेपर उसने किया हुआ है, जो फाइनल रिपोर्ट तो प्रस्तुत करेगा वो, लेकिन जो उसका वर्किंग पेपर है वो आपको देखने नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये
लीन ऑफ कंपनी ऑडिटर हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपके सामने हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर टू अडॉप्ट द प्रोसीजर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 इज एप्लीकेबल। तो कह रहा है कि जब एक ऑडिटर, हमारा पुराना ऑडिटर रिटायर्ड हो जाता है तो उसकी जो जगह पे जो नए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो वो किस सेक्शन के अंडर किया जाता है। तो इसका सेक्शन याद रखेंगे कि इसका सेक्शन होता है 224 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, द प्रिंसिपल वॉज फर्स्ट लेट डाउन इन केस ऑफ। देखिए यहाँ पे एक हमारे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी होता है, ठीक, सेपरेट लीगल एंटिटी जिसको कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वो दो अलग अलग पर्सन है। ठीक है। जो फॉर एग्जांपल इसका सीधा सीधा एग्जांपल ये रहता है कि जब हमारा बिजनेसमैन जो फर्म में कैपिटल लगाता है तो हमारी कैपिटल को एस लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है। लाइबिलिटी साइड में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इस कैपिटल को पे आउट करना है इसके बिजनेस के जो ऑनर है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, बिजनेस और बिजनेसमैन को। तो ये फर्स्ट बार कब किस कंपनी पे इसको लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है सालोमान वर्सेस सालोमान कंपनी लिमिटेड। और कब किया गया था? 1897 में इसको किया गया था। और ये बेसिकली हमारे लेदर का बिजनेस करते थे ये कंपनी। ठीक है। तो इसका सलोमान एंड सलेमान, ये बुक्स में भी बेसिकली बहुत बार आपने देखा होगा इसका नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप गवर्नमेंट कंपनी मीन्स तीन टाइप की कंपनी जो होती हैं। एक हमारी होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी हमारी होती है पब्लिक कंपनी और तीसरी होती है गवर्नमेंट कंपनी। और भी होती हैं, ठीक है, और भी हमारे जो कंपनी जो होती है फॉरेन कंपनी होती है और अलग अलग टाइप की कैटेगराइज किया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी किसको कहते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी का सीधा फंडा आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, 51% देखना है। ठीक है, अबव 50। तो ये हमारा हो गया 51%। हु पेड अप शेयर कैपिटल देखना है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल 51 शेयर्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी के द्वारा भी ओन किए जा सकते हैं। तो इसको हम किस में डालते हैं? गवर्नमेंट कंपनी में, जिसके पेड अप शेयर कैपिटल का 51% जो है गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती है, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे मैचिंग करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हर जगह। तो यहाँ पे देख लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमारा ये यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है और इसके नीचे ऑप्शन है। यहाँ पे अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, 6 है, 10 है, 26 और 20 है। और नीचे यहाँ पे इसके किससे रिलेटेड है ये, वो यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है। पहला होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमारा होता है डेप्रीसिएशन से। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन किस में आ रहा है? ए का कहाँ पे लिखा हुआ? 4। ठीक है, ए का 4। आप इस तरह से एलिमिनेशन से आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। ए का 4 यहाँ पे देखना है, तो ए का 4 ये वाले में रहा। ठीक है, बाकी में है नहीं। अगर आपको एक भी यहाँ पे याद है तो आपका पूरा आंसर अभी सही हो सकता है। ठीक है, आपको बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो आपका सीधा सीधा ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हम बाकी को भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा किससे रिलेटेड होता है? हमारा ये होता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, 3rd नंबर का। ठीक है, फिर उसके बाद होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा रिलेटेड होता है अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट, ये रहा। और लास्ट में हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो हमारा होता है किससे? अर्निंग पर शेयर से। और 19 की बात करें तो 19 होता है लीज से रिलेटेड। ठीक है, लीजिंग से। तो इस तरह से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने हैं। ठीक, एक हायरार्की बना लेना है, एक स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में कि जिससे आपको ये सारे याद करने में आसानी रहे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है एक बार।
तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हमारे किस मशीनरी के केस में किसको हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे मशीनरी अकाउंट को, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो इस तरह की भी जनरल एंट्री की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी को डेबिट क्यों किया कि क्योंकि यहाँ पे मशीनरी हमारी क्या है, कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट्स के केस में जो भी हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस होता है वो डेबिट की वो यहाँ पे सीधे सीधे हमारे कैपिटल एसेट से रिलेटेड होता है, तो कैपिटल एसेट्स को ही हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बेसिकली उसके परचेज प्राइस में ही इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया गया है। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल हमारा क्या है, गुडविल का सभी को पता है, यह हमारे एक तरह से इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल किसको बोलते हैं, जो हमारे दिखाई नहीं देती लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। गुडविल हमारा होता क्या है, बेसिकली हमारे जो बिजनेस है उसकी हमारी मार्केट में कितनी वैल्यू है, तो ये हमारी गुडविल होती है। गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट भी की जाती है अलग अलग मेथड से, और यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। डॉग गुडविल होती है, रेड गुडविल होती है, कैट गुडविल होती है। तो ये अलग अलग तरह के इसका नेचर भी होता है गुडविल का, जैसे कि कहीं पे मालिक के जाने से गुडविल चली जाती है, ठीक है, तो उसको डॉग गुडविल बोलते हैं। कैट गुडविल वो होती है कि जहाँ पे मालिक चले भी जाए तो वो गुडविल वहीं पे बनी रहती है। तो इस तरह की गुडविल को बाइफरगेट अलग अलग किया गया है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाता है, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट। 9वां क्वेश्चन है, ए बैलेंस शीट शोज ओनली। बैलेंस शीट हमारा क्या दिखाता है, बैलेंस शीट हमारा इस तरह का टी सी बनता है, यहाँ पे हम एसेट्स को दिखाते हैं और यहाँ पे लाइबिलिटी को हम शो करते हैं। तो हमारा बैलेंस शीट क्या दिखाता है, बेसिकली हमारा रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। कैसे, रियल अकाउंट में सारी हमारी एसेट्स आ जाती हैं, आपको पता है एसेट से रिलेटेड हमारा जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट होता है, और यहाँ पे लाइबिलिटी इन द सेंस जो क्रेडिटर्स होते हैं और जो हमारे इसके अलावा क्रेडिटर्स होते हैं और जो डेटर्स होते हैं वो पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको पर्सन मान के चलते हैं, तो हमारे पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, ये हमारे बैलेंस शीट में इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ द शेयर अकाउंट इज शोन एट द। डिस्काउंट ऑन इश्यू हमारे किस में दिखाया जाता है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाया जाता है, क्योंकि इसको हम एक तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के तौर पे इसको राइट ऑफ कर देते हैं, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के तौर पे इसको राइट ऑफ करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे एसेट साइड में बैलेंस शीट के दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। फिर एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, गिवन है रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट। रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो 60,000 हमारा रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ एसेट है। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है 3,000, तो बोल रहा कि बुक वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी। देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू हमारी हो जाएगी जो वैल्यू रियलाइज्ड हुई है, ठीक है, रियलाइज्ड वैल्यू ही हमारी बुक वैल्यू हो जाती है, क्योंकि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें एसेट्स को हम बेचते हैं और जितना पैसा हमें उससे रियलाइज हुआ वही हमारी बुक वैल्यू बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फैक्टर को देखा जाता है। जैसे हम डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन भी हमारी रियलाइजेशन पे डिपेंड रहती है, ठीक है। आज की वैल्यू जैसे मशीनरी की 10,000 है तो कल के दिन में वो घट जाएगी, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो कितना हमें मिला, 7,000 6,000 5,000 जितना भी हमें मिला वो हमारी रियलाइजेशन वैल्यू होती है। तो रियलाइजेशन वैल्यू हमारी बुक वैल्यू के तौर पे यहाँ पर ट्रीट की जाएगी, और इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 60,000। तो इसका राइट आंसर 60,000। अब यहाँ पे एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ABC आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3 के रेशियो में ये अपना प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, और यहाँ पे एक नया पार्टनर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। उसके बाद यहाँ पे D एक नया पार्टनर आता है जिसको 1/10 शेयर के लिए ये आता है। तो बोल रहा कि न्यू रेशियो विल बी, नया रेशियो इसका क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नया रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखना। नई पार्टनर को D को हमने यहाँ पे अपॉइंट किया कितने शेयर के लिए, 1/10 शेयर के लिए। तो 1/10 जब D को मिल चुका है तो बाकी पार्टनर के लिए टोटल कितना रहेगा, टोटल हम मान के चलते हैं 1 रहता है। पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा रहता है 1 मान के चलते हैं, और उसमें से 1/10 हमने किसको दे दिया, D को दे दिया शेयर। तो बाकी जो पार्टनर्स है उनके लिए कितना बच गया, 9/10। ये टोटल कितना रिमेनिंग है ये और पार्टनर्स के लिए,
ठीक है। अब इस 9/10 को हम जो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है उसमें इसको बांटेंगे। तो बांट देते हैं, यहाँ पे मैं खाली स्पेस है मैं कर देता हूँ। देखिए हमारा कितना आया, 9/10 रिमेनिंग है। तो 9/10 को कैसे बांटेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 4:3:2 ये ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसका कितना हो जाएगा, ए का ABC, ए का कितना हो जाएगा 4 तो ऊपर आएगा, नीचे इन तीनों को ऐड किया जाएगा, 4 3 7 7 और 2 9, ये 4/9 कितना आ गया, ए का शेयर है। ऐसे ही बी का शेयर कितना है 3/9, ऐसे ही सी का शेयर कितना है 2/9। तो ये तो ओल्ड है। अब इसका न्यू निकालेंगे हम कैसे, देखिए हमें निकालना क्या है, 9/10 अपने पास टोटल बचा है, उसका 4/9, तो ये 9 से 9 कट गया, तो अपने पास कितना बच गया, 4/10 बच गया। पहला तो आ गया 4 का रेशियो। उसके बाद सेम ऐसे ही और करेंगे। दूसरा कितना है हमारे पास, 9/10 फिर से रिमेनिंग है, एक सेकंड में स्केच चेंज कर लेता हूँ। 9/10 अपने पास रिमेनिंग है और इसका कितना निकालना है हमको, 9/10 का 3/9, फिर 9 से 9 हमारा कट गया, दूसरे कितना बच गया 3/10। और तीसरा ऐसे ही फिर निकालेंगे, तीसरा मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। कैसे, 9/10 टोटल बचा है, 9/10 टोटल बचा है, इसका हमने कितना निकालना है 2/9, यहाँ पे 2/9 है सी का, तो हमारा 9 से 9 कट गया, तो कितना आ गया 2/10 आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 2/10। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, अब देखिए सबके नीचे क्या है 10 है, तो 10 यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, ये 10 हमने एलिमिनेट किया, ये इसका एलिमिनेट कर दिया, ये इसका एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास रेशियो क्या बच गई 4:3:2:1 बच गया, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, डी का तो ऑलरेडी है ही 1, हमारा ये कितना आया था फर्स्ट का 4/10 आया था, दूसरे का कितना आया था 3/10 आया था, और उसके बाद कितना आया था 2/10 आया था, और 4 का तो हमें पता ही है कि 1/10 है। तो सबका नीचे 10 है, तो ये 10 अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। रेशियो हमारे पास क्या बचता है 4:3:2:1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 4:3:2:1। इसमें सीधा सीधा फंडा आपको यही करना है, पूरे को 1 मानना है, जितना शेयर एक पार्टनर को दे दिया है उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे कर दिया था 1/10 दे दिया, तो सीधा सीधा इसको सॉल्व करते हो आप 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 10 1 जा 10 और -1, इसको माइनस है यहाँ पे -1, तो 9/10 वैसे भी आ जाता है, ठीक है। तो इस 9/10 को आप बांटोगे पुराने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर के, तो उस तरह से आपका निकल आएगा और उसको मैच कर देना है। ओके ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। अब पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट है 30,000, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा दिया गया है 30,000, नॉर्मल रेट है 12% और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट है। इसके कल भी परसों भी हम 2-3 पार्ट में हमने इसके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, उसको भी आप देख लेना। मैंने बताया था कि जब कैपिटलाइजेशन की बात आती है, कैपिटलाइजेशन की बात आती है तो हम उसको 100% पे करके चलते हैं, ठीक है। जो रेट हमको दिया है, लेकिन अगर हमको कैपिटलाइज करनी है वैल्यू तो उसको 100% पे करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 12% का कितना दे रहा है 30,000, 12% इक्वल टू कितना हो गया 30,000। अब 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। लेकिन हमको कितने पे करना है, हमको करना है 100 पे इसको, तो इंटू 100 का कितना हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो उसके बाद इसको अगर हम सब वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 24,500 और 00, तो हमारे पास कितना निकल के आया 2,50,000 आंसर निकल के आया। और यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे है 2,50,000, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। करना कुछ नहीं है, बस 12% की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक, और उसको कितने पे करना है 1 पे आपको पता चल जाएगा। जैसे ही देखो दोबारा करके बता देता हूँ, 12% की वैल्यू दी है 30,000, 30K,
1% की वैल्यू हो जाती है 30K डिवाइडेड बाई ये वाला 12। अब जितना भी पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो, 50 पूछे, 60 पूछे, 70 पूछे, लेकिन हमको तो चाहिए क्या, 100% का चाहिए, पूरे का चाहिए, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कितना निकल के आएगा, 2,50,000, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट एन ऑडिटर हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट एंड टू स्पीक इन द जनरल मीटिंग। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कंपनीज एक्ट के अंदर का सेक्शन है जिसमें हमारे ऑडिटर को राइट होता है पार्टिसिपेट करने का और बोलने का, किसमें, जो हमारी AGM होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। AGM साल में एक बार होती है, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में बोलने का अधिकार और पार्टिसिपेट करने का अधिकार ऑडिटर को भी होता है। वो कौन से सेक्शन के अंदर होता है, तो वो हमारे होता है सेक्शन 231 के अंदर। ये सेक्शन 231 के अंतर्गत आपको अधिकार दिया गया सेक्शन, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही होगा, ऑप्शन 231। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो है आज का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ। देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एडमिशन के टाइम, दूसरा बोल रहा है रिटायरमेंट के टाइम, या तीसरा बोल रहा है डेथ का टाइम। तो यहाँ पे और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा निकलता है सभी केसेस में, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा एडमिशन होता है पार्टनर का, तो एडमिशन के टाइम भी हम नए एक किसी पार्टनर को अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इससे पहले किया हुआ था, तब भी हमें क्या करना पड़ता है, अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है, क्योंकि कुछ शेयर तो इसको दे दिया हमने, जो नया पार्टनर आया उसने भी तो कुछ शेयर ले लिया। ऐसे ही रिटायरमेंट के टाइम, रिटायरमेंट में कोई पार्टनर अगर रिटायर्ड होता है तो उसका जो शेयर है वो बाकी के जो पार्टनर्स हैं उसमें बांटा जाता है, तो उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। डेथ में भी, डेथ के केस में भी ये होता है, एक पार्टनर की अगर डेथ हो गई तो उसका जो शेयर्स है वो बाकी के पार्टनर्स में कुछ जो उसके रेशियो है उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं जो पार्टनरशिप का, तो वो हमारा किया जाता है। ठीक है, ये कौन से केस में किया जाता है, ये हमारे एडमिशन में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है, और साथ ही ये डेथ में भी यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से हमारे ये 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आके, और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन करके। इसमें अलग अलग ऑडिटिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस डाले हुए थे मैंने। इसके बाद अभी और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, और अगर आप वीडियो नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे इन MCQ की कि आपके लिए मोर देन सफिशेंट रहेगा एग्ज़ाम्स में। और एग्ज़ाम्स में इससे 101% क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे, इतना गारंटी है। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक करते रहना वीडियो को, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बता सकते हैं आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।